अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। टैक्स कवानीन में तरमीमी बिल जो मुतवज्जह कवानीन में तरामीम हैं उनके असरात पाकिस्तान की मईशत पर क्या पड़ेंगे। एक बुनियादी मसला पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी टैक्स एवेजन का रहा है, या वो लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या टैक्स नेट में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से हमें दुनिया भर से तजावीज़ मशवरे और ताने भी सुनने को मिलते हैं, और इसी हवाले से हुकूमत की कोशिशें कुछ हैं। तरामीमी बिल भी सामने आ चुका है। ये तरीमी बिल, इस पर सेनेट की जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना है उसने कुछ एतराज़ात और कंसर्न्स रेस किए हैं। फिर इसके हवाले से एक सब कमेटी का भी क़याम अमल में आया है। स्टेक होल्डर्स से रवाबित बढ़ाने के लिए और उनकी राय इसमें शामिल करने के बाद ही हतमी तौर पर यह मुसवदा सामने आएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स अनाउंस किए गए हैं जिसका शायद इम्पैक्ट मईशत पर फौरी तौर पर नजर आए। अब यह असर मनफी होगा या ये असर मुस्बत होगा, और ये भी कि क्या ये असर इन द शॉर्ट टर्म मनफी होगा लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो कहा जाता है कि जो हजम है वो अरबों यानी तकरीबन कई सौ अरब डॉलर का है, जो मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है, और तकरीबन 75% तक लेबर फोर्स जो लेबर सर्वे के मुताबिक वो एम्प्लॉयड है इस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर। अब ये जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है इसकी ट्रांजैक्शंस को अगर हम रजिस्टर नेट में लाने के लिए कुछ इकदाम ड्रास्टिक अनाउंस करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कहा जाता है कि अकाउंट्स अगर इनके मुअत्तल कर दिए जाएं जो नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस है, या एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू डिटरमिन की जाए, तो ये कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। बड़ा बुनियादी और सिंपल सा सवाल है, और सब में अहम बात कि ये है तो तरामीम, लेकिन इस पे आगे जो रेजिस्टेंस आएगी, क्या हुकूमत उसको बर्दाश्त कर सकेगी, रियासत बर्दाश्त कर सकेगी? क्या हतमी फैसला है कि इस दफ़ा काले धन के खिलाफ भरपूर और नतीजा खेज कार्रवाई करनी है, या फिर रियासत लचक का मुजाहरा दिखा सकती है, या हुकूमत लचक का मुजाहरा दिखा सकती है? बड़े अहम सवाल है। जो मेंबर है कायमा कमेटी बराए खजाना के, और जो इस वक्त जो सब कमेटी बनी है उसके मेंबर भी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये फरमाएं कि पहले तो ये जो कमेटी में जब ये गया मुसवदा, वहां एतराजात क्या आए बेसिकली जो अरकान असेंबली के? देखिए, ये जो टैक्स लॉज में अमेंडमेंट कर रहे हैं जी, ये बड़ी हार्श अमेंडमेंट है। अच्छा। ये वन साइडेड अमेंडमेंट है, और उसमें अकाउंट होल्डर को या एक फाइलर को भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये फाइलर से आगे चली जाती हैं एलिजिबल फाइलर के ऊपर, कि उन्होंने नॉन फाइलर तो खत्म कर दिया, हालांकि वो उन्होंने ही एक कैटेगरी बनाई थी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। फाइलर होता है और बस पर जो दूसरा है वो तो डिफॉल्टर है जो नहीं है, लेकिन हमने एक कैटेगरी बना दी थी नॉन फाइलर की, और वो मकसद ये था कि 2-3% हम इजाफी टैक्स लेके नॉन फाइलर के मद में ट्रांजैक्शन हम अलाउ कर देते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नॉन फाइलर में डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की तरफ वो आई नहीं। उनको क्या था, वो 2% ज्यादा दे के और नॉन फाइलर रह के भी वो लीगल थे, एक कैटेगरी थी। तो उसके ऊपर IMF ने भी एतराज किया। IMF ने कहा कि नहीं, हमें टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, हमें फाइलेंस बढ़ाने हैं, रजिस्टर्ड हो, न सिर्फ रजिस्टर्ड हो बल्कि वो अपने रिटर्न्स भी फाइल करें। ये जो अमेंडमेंट लेकर आए थे उसमें मैं आपको बताऊं कि जो क्लॉजेस थे जो हार्श सख्त किस्म के, उन क्लॉजेस में पहले तो ये था कि सफिशिएंट रिसोर्सेज का एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया था, यानी फाइलर के पास भी अगर वो प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो सफिशिएंट रिसोर्सेज हो, 130% उसके अकाउंट में कैश हो या कैशबल असेट्स हो जो वो दिखा सके कि सर ये मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, और वो भी उनकी पिछले इनकम टैक्स रिटर्न में जो फाइल किया था फाइलर ने, उसके बुनियाद के ऊपर 130% सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। भाई, मैंने उन्हें कहा कि अगर अभी 1 महीने पहले उनको कहीं से पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, कोई चीज बेच देते हैं और उसके पास फंड्स हो जाते हैं ना वो खरीदने के लिए, तो आप तो बोलेंगे वो पिछली जो आपके पास रिटर्न है उसमें तो इतने पैसे थे नहीं। तो बहरहाल उसके लिए उन्होंने माना कि चले हम इसको यूं कर देंगे कि आखिरी दिन तक जो पैसे आए वो अकाउंट फार कर लेंगे। लेकिन उन्होंने जो शर्तें लगाई थी सफान, उसमें
फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट था, उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर बंद कर दिया था, उन्होंने 1% कैश और इक्विवेलेंट एसेट्स पिछले ईयर के हिसाब से मांगा था, और उन्होंने गाड़ी 800 सीसी से बड़ी गाड़ी लेने के ऊपर पाबंदी थी, ट्रैवलिंग के ऊपर भी कुछ उनके वो थे तहफ़्फ़ुज़ात। तो उन्होंने कहा कि हम 1500 से 2000 ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हैं प्राइवेट, और वो इन चीजों को देखेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास कितने लाख बिजली के बिल की डेटा है, जिसमें लाखों रुपए वो बिजली पे करते हैं या उनकी कंपनियां पे करती हैं, लेकिन वो टैक्स देनदगान नहीं है, एनटीएन नहीं रखते, नॉन फाइलर के कैटेगरी में। तो ये सब चीजें थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए 70 साल से पैरेलल इकोनॉमी आपके साथ साथ चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, और उसका साइज फॉर्मल इकोनॉमी के मोरलेस बराबर हो गया है। यानी जितनी बड़ी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है ऑफिशियल, इतनी बढ़ के इनफॉर्मल ब्लैक इकोनॉमी हो गई है जी। ये एक महीने में ये नहीं खत्म हो सकेगा। ये 2022 का कितने मिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो गई है, 2022 की असेसमेंट है वर्ल्ड बैंक की अराउंड 500 मिलियन डॉलर्स की। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये हमारा 400 मिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है, बिल्कुल, और जो उसकी ग्रोथ वगैरह दिखाते हैं तो ये 400 से 500 बिल्कुल मिलियन का ब्रैकेट आता है। लेकिन ये साहब ये बताएं कि इसमें जो ये सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज के हवाले से ये बात है, तो ये सर ये जो आपका जो ऑडिटर्स हैं अपॉइंट किए जाएंगे, ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कौन या वेरीफाई कौन करेगा, या जो ट्रांजैक्शन थ्रू डीसी ऑफिस या फिर जिस तरह भी आगे एग्जीक्यूट होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन इन्वॉल्व होगा, कैसे चेक किया जाएगा? जी, जब आप रजिस्ट्रार के जाएंगे, उनको आप अपना एनटीएन वगैरह देंगे, तो वो भी और आप भी चाहें तो एक ऐप बनाई है उन्होंने, उस ऐप में डाल के आप अपना मालूम कर सकते हैं कि मैं कितने तक की प्रॉपर्टी ले सकता हूं, और अगर कम है तो आपको डालने होंगे। मैंने कहा तो करप्शन का एक बाजार खुल जाएगा। रजिस्ट्रार और चीजों के साथ साथ अब इस चीजों में भी बोलेगा जी ऐप में आपके पैसे नहीं आ रहे, अगर कम हुए तो डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो तो फिर उस माली साल के टैक्स रिटर्न में शो करने होंगे ना, जो प्रीवियस ईयर है, तो उसमें कैसे शो करेगा? प्रीवियस ईयर का। अच्छा, तो आप एक कमेटी बनाइए, बहुत हाई पावर्ड 3 मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उसमें बिलाल कियानी साहब हैं, मैं हूं और एक और है मुस्लिम लीग नून के, और एक पीटीआई के। तो ये 3 मेंबर हैं, और ये कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज इस अमेंडमेंट को स्टडी करेगी। हमारी कमेटी की मीटिंग थी जुमेरात को, आज 4 बजे, 4:30 बजे वज़ीर आज़म साहब ने चेयरमैन एपीआर को कराची अर्जेंट भेजा है, तो ये हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी है। अब इसको हम जल्दी दोबारा रख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ गुफ्तगू से पहले देखा कि 4:30 बजे का टाइम है और उसमें आपको ये अमेंडमेंट्स थे, लेकिन उसमें आबाद का जिक्र भी है, उनकी क्या एतराजात हैं इसके ऊपर? देखिए, मुझे एक बात कहने दें, सिर्फ आप एक बात सिर्फ जी, और वो बात ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो लोग रियल एस्टेट मार्केट, मैंने कहा था इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन आपने इसको असर्टेन करने हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से पैसा ड्रेन आउट हो रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, दुबई में लोग प्रॉपर्टी लेने लग जाएं कि हमारे मुल्क में तो इतना मुश्किल और इतना कम्बरसम है, तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, ये पैसा ड्रेन आउट, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, और ये दुबई या दूसरे ममालिक में जाके लोग इसको इन्वेस्ट कर देंगे। वैसे भी इन्वेस्ट हो रहा है दुबई और ममालिक में, काफी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की हुई है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इसमें जो दूसरी शिक है, जिस पे बड़ा संगीन एतराजात आए हैं कि अकाउंट सीज करने या मुअत्तल करने का, तो ये जो इसमें ट्रांजैक्शन की वैल्यू डिटरमिन करनी है, जो सब कमेटी का काम है, मैंडेट क्या है आपकी सब कमेटी का? और भी इसमें शामिल है कि वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटरमिन करनी? हमने ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी असर्टेन करनी है, हमने टाइम करना है कि कब से शुरू करेंगे, ग्रेस पीरियड कितना दिया जाए, हमने ऑडिटर्स का क्राइटेरिया भी बनाना है कि जब ये क्राइटेरिया फाइनल हो कि वो क्या स्कोप ऑफ वर्क है। पहले जो ऑडिटर आए थे, जब सेल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था,
तो वो तो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके करप्शन करते थे और चीजें जो वो मालूम करते थे उसको फिर वो कारपेट के नीचे डाल देते थे। तो इसमें क्राइटेरिया बहुत जरूरी है कि और स्कोप ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। तो हमने मसला सिर्फ हमारा ये, आबाद वालों को भी हमने बुलाया था, हसन बख्शी साहब को, उन्होंने भी अपना लेटर दिया और उस लेटर में उन्होंने यही चीजें मोरलाइज दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये कमेटी इस लेकिन बेग साहब ये मुझे बताया कि ये तो आपने इसके ये बताया कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन काला धन भी तो रियल एस्टेट में जो जा रहा था, जो बड़े पैमाने पे जा रहा था, हमने ये देखा है कि यहाँ पर पूरे फेजेस, आप कोई भी सोसाइटी हो, स्कीम 33 हो, आपके फेज 8, मतलब जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे एक जमाने में गया, फिर वो डीसी वैल्यू बढ़ाने का सिलसिला हुआ, लेकिन वो भी इतना इंपैक्टफुल नहीं हुआ। काला धन तो इससे रुक सकता है, एटलीस्ट फुल स्टॉप लग सकता है उस पर, इस तजवीज से। देखें, डीसी वैल्यू, एफबीआर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब मोरलेस वो काफी हद तक मार्केट वैल्यू पर आ गए, वो कोई इशू नहीं है, ना बिल्डर्स को ना रियल एस्टेट एजेंट को। हमें जो इनकी जो बाकी की शराइतें वो सिर्फ फाइलर नहीं बनाने को कह रही हैं। फाइलर तो हम कहते हैं कि बने, हम तो चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो, हम तो चाहते हैं कि मईशत की दस्तावेजी हो, लेकिन अब उसने फाइलर बनने वाले लोग जो फाइलर भी है उसमें भी उन्होंने जो शराइत लगा दी हैं वो नई शराइत पूरी इकोनॉमी को ठप्पा पिटा देंगी। हम नहीं चाहते कि ये एक सेक्टर है जो मुलाजमतें देता है, जिससे 30-40 सेक्टर चलते हैं, उस एक सेक्टर को। ये जो गैस कनेक्शन की फिगर है कि जो ये बिजली के कनेक्शन की फिगर है कि इतना बिल आता है और उसमें से सिर्फ 30,000 या कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि रजिस्टर्ड है। इस सिलसिले में क्या हो रहा है? क्या यानी ये उन्होंने फिगर तो दी है, ये हमारे पास पहले भी थी, इसके लिए करेंगे क्या? क्या इसका तैयारी क्या है, काम क्या करेंगे इसमें? हमने कहा जब ये चीजें आप करें, एक तो कमेटी हो फाइनल, ये डीसी लेवल पे फैसले ना हो, उसमें चैम्बर या फेडरेशन के लोग भी हों, और उसके बाद बिजली के अगर कितने लाख आपके पास हैं डेटा जिसमें लाखों रुपए का बिल आ रहा है, exactly. लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो बिल्कुल लिखिए। हम डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी पे हमको कोई एतराज नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह के इक़दाम किए जाएं कि इकोनॉमी बैठ जाए। लेकिन सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस है और उसके पास जो है वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है और उसके अकाउंट सीज किए जाते हैं और वो करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या लाखों करोड़ रुपए जो भी उसका रेवेन्यू या टर्नओवर है, तो ये जो खबर है कि जो अकाउंट सीज हो जाएंगे, यही शायद एक खबर हो जो उसको इस तरफ लेकर आए कि वो डॉक्यूमेंटेड करे अपने बिजनेस को और वो फिर टैक्स नेट में आया और उसके कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को जाए। दिस इज द ओनली वे बेग साहब ना। फिर इसमें हमने यही कहा है कि आप जो एक तो पूरा अकाउंट फ्रीज ना हो, लोगों की तनख्वाहें होती हैं, गरीबों को देना होता है, पता चला रात में अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया, तो वो लोग जिनके तनख्वाहें भी हैं, वेजेस भी नहीं मिली, वो अपने घर बार को चलाना उनके लिए मुश्किल है। हमने क्योस नहीं क्रिएट करना है, हमने रैशनलाइज करना है, हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ लोगों को लाना है, हमने फाइलर बनाना है, लेकिन फाइलर के साथ साथ वो सख्त कवानीन को भी हमने देखना है जो हमारी इकोनॉमी। अच्छा, ये हाश और सख्त कवानीन, ये किसका ब्रेन चाइल्ड, किसका ये जो मुतवज्जह कवानीन है, ये IMF है, FBR है, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, कौन है इसके पीछे? FBR के ब्यूरोक्रेट टीम ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी। FBR की टीम में राशिद लंगरेयाल साहब जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने तो प्रेजेंटेशन दी थी ना, लेकिन वो उनको उनके पीछे भी तो कोई दबाव होगा ना। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस अली मलिक साहब भी थे हमारे साथ। ठीक है, लेकिन वो तो वो सामने थे ना कि, लेकिन ये जो उनके ऊपर भी तो पीछे से यानी IMF की तरफ से प्रेशर हो सकता है। लेकिन IMF तो बिल्कुल कह रहा है, लेकिन हम तरमीम के मुखालिफ नहीं है। हम चाहते हैं तरमीम को टीम डाउन करके बिजनेस फ्रेंडली बना के, इसके हैजर्ड इफेक्ट्स ना हो, फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो, इकोनॉमी ना बैठ जाए। ये सेक्टर ही प्लाज्मतें फराम करता है और 30-40 सेक्टर इसके साथ चलते हैं। ये आबाद वालों ने आके भी कहा कि अगर ये इस तरह के अमेंडमेंट्स हुए तो आबाद ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा है कि ये सेक्टर बैठ जाएगा।
लेकिन सर उन्होंने तो बजट में भी कहा था बेग साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली बजट में भी कहा था कि सेक्टर बैठ जाएगा। वो एक यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इस तरह का उनका वतीरा होता है कि वो बार बार ये कहते हैं बैठ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। टेक्सटाइल वाले भी एप्टेमा अक्सर ये ऐड लगाते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे उनके कहने पे कि हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी छोड़ दें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ना बढ़ाएं, हम फाइलर ना बनाएं, हम रिटर्न ना फाइल कराएं, ये तो हम नहीं कह रहे ना। हमारी बात समझें कि इसमें फाइलर में भी उन्होंने एक कैटेगरी सफिशिएंट रिसोर्सेज डाल दिए हैं, वो हम। अच्छा, अब आपका क्या आगे प्रोग्राम है? आपकी जो सब कमेटी कायम हुई है, अब किस किस से राब्ते करने और किस तरह से आपको इस पर जो इन पॉइंट्स को यानी एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ आना है जो दोनों तरफ को प्रेफरेंस है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बड़ा वाज़ेह है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। जी बताएं कि स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और वो तमाम स्टेक होल्डर जिसमें आबाद कलीदी स्टेक होल्डर है उसमें आके उनसे कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर हम क्लॉज बाय क्लॉज इसको डिस्कस करके फिर हम अपनी मेन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और रेवेन्यू को सिफारिशात रिकमेंडेशन पेश करेंगे। ठीक है, और ये कितने दिन का टाइम पीरियड है आपके पास इस पे फाइनलाइज करना या रिकमेंडेशन? हमें 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में हमने ये करके देना है, 10 दिन में। जी बेग साहब रिपीट कीजिएगा, क्या कितने दिन का टाइम है? 10 दिन में हमने रिपोर्ट सबमिट करानी है, फाइनल सब मीटिंगें करके। सही। अच्छा, और ये जो तो इंशाल्लाह हम करेंगे। जी इंशाल्लाह आप करेंगे, लेकिन ये बताएं सब कि इसमें कितना आपको लाइकली लगता है कि जो कंसल्टेशन आपकी यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर से होगी तो एक ऐसा कंसेंसस बन पाएगा जिस पर सब एग्री, यानी एफबीआर भी, हुकूमत भी, रियासत भी, आप भी और स्टेक होल्डर्स भी एग्री कर जाए? कितना चांस है ये? साहब रीजनेबल आदमी है जी। अभी जब हमने कुछ चीजें करी, कुछ वैल्यू एडिशन के फार्मूले पे हमारे लोगों ने एतराज किया कि सबका वैल्यू एडिशन एक नहीं होता, कुछ कंपनियों का 25% है तो कुछ का 10% है, 15, तो वो केस टू केस करें, तो माना उन्होंने कि आप सही कह रहे हैं और हम केस टू केस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज इसको हम वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया बनाएंगे। ठीक है, लेकिन तो ये ऐसी बात लेकिन भाई साहब ये बताएं कि ये आपने तो सालों से पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स की कोशिशों को होते हुए देखा है, कभी आरजीएसटी का मामला हो या वैट का मामला हो, कभी रिटेल सेक्टर हड़ताल पे आ गया। शब्बर जैदी साहब बार बार इंटरव्यू देते रहते हैं कि फला जगह से मुझे प्रेशर आया, फला यूं हुआ, फला ये हुआ। तो ये हर दफा ही ये मामला तकरीबन होता है जब भी कोई ड्रास्टिक मेजर उठने वाला होता है। तो ये इस दफा कितना डिफरेंट सिनेरियो या इज इट सिमिलर सिनेरियो? इस बार तो टैक्स अमेंडमेंट एक्ट कौमी असेंबली में आ गया था, मैंने उनको कहा कि नहीं, इसको स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू लेके जाएं, वहां डेलिब्रेशन हो, फिर वहां पे हमने इसके ऊपर डेलिब्रेशन की, फिर सब कमेटी बनी, फिर स्टेक होल्डर्स को बुला के अब डेलिब्रेशन होके इसको हम एक रीजनेबल शेप दे रहे हैं। और ये तो बिल बन गया है, तो अभी भी तो डाउट नहीं करना चाहिए आपको कि ये बहुत एडवांस स्टेज पे अब आ गया, और हमने वो तमाम दबाव जो नॉन फाइलर का था कि जी हमने नहीं बनना, वो हटा के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मईशत के लिए ये मेजर्स जो है सही नहीं है, ऑलरेडी स्लो जीडीपी ग्रोथ है, अगर ये हुए तो फिर मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल बैठ जाएगी। यही मैंने कहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 3% की फोरकास्ट है, जबकि हमें 6% चाहिए। 4% के बाद हमारी जीडीपी हीटअप हो जाती है। तो ये सेक्टर जो है, ये सपोर्टिंग सप्लीमेंट्री सेक्टर्स हैं, इनको हम टेंट नहीं मार सकते। एग्जैक्टली। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस कमेटी के रुकन हैं आप, और क्या तजावीज़ हैं, क्या एतराज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आगे इस सब कमेटी का एजेंडा क्या है, किस तरह से स्टेक होल्डर्स और जो हुकूमत अपना जो एफबीआर का मौक़िफ़ है, एक कंसेंसस बन पाएगा, एक दरमियानी रास्ता जिस पे सब एग्री करेंगे क्या ये मुमकिन है भी या नहीं है, और कितना गवर्नमेंट सीरियस है ड्रास्टिक मेजर्स उठाने के लिए जिनका इंपैक्ट मीशत पे नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। एफबीआर से जुड़ी एक और स्टोरी भी है जिस पर आएंगे ब्रेक के बाद, गाड़ियों की खरीदारी से मुताल्लिक, उस पर बड़े एतराज़ात सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने उठाए हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एफबीआई की तरफ से 1000 से ज़ायद गाड़ी खरीदारियों का मामला, और इस पर एतराज़ात है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना को। ये एतराज़ात क्या हैं, इन पर आने से कबल पहले आपके सामने बेसिक जो नुक्ता बयान किया गया है स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से वो रखते हैं। जो
गाड़ियां खरीदने का मामला है, पहले सोशल मीडिया पर आया, स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। उन्होंने कहा जी कि इस पर जो ओपन बिडिंग है ना होने पर शदीद एतराज़ात, यानी जो उसका बिडिंग प्रोसेस था, एक तो इस पर एतराज़ात उठाए गए। फिर कहा गया कि खरीदारी के अमल में जो खत लिखा सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने वज़ीर ख़जाना को, उसमें कहा कि इसमें मुबैना मिसमैनेजमेंट है और बदनीयती भी है, यानी इसमें उनको शक है जी कि बदनीयती भी है, उनका अपेरेंटली इस मामले को लेकर जो करप्शन है। और जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि इस प्रोसेस को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। गाड़ियों खरीदारी के बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनियों को शमूलियत मिलनी चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो उन्होंने खत लिखा वज़ीर ख़जाना को, और उन्होंने कहा कि मालियाती सूरत हाल और शफाफियत को बरकरार ना रखना बददियानती होगी। तो इस बारे में और भी एतराज़ात हैं जो कायमा कमेटी ने उठाए हैं। फैसल वाडा साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने भी कुछ इस पे पॉइंट्स रेज किए हैं। आपको ज़रा सुनाते हैं कि सेनेटर फैसल वाडा साहब इस पर क्या गुफ्तगू करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पहले भी मैंने अपनी हुकूमत में चीज़ें रोकी हैं, अब भी रोकेंगे। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे। 384 अरब रुपए FBR का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया। उसकी शाबाशी में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियाँ दिला दें, और वो भी महंगी गाड़ियाँ दिला दें। उसमें 75, 70, 50, 60, 70 करोड़ का तो हिसाब मैंने अभी आपको कागजात पे दिखा दिए। और टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि ना कोई ऐड है, ना कोई कंपटीशन है, लेकिन कानून में उसकी इजाज़त है। उन्होंने इस जगह पे कानून इस्तेमाल हो गया है, और हमने इस गवर्नमेंट को असूलन मुझे काम करने देना चाहिए था। उसके बाद मैं अपनी सियासत करता और रगड़ता, लेकिन हमने नुकसान से पाकिस्तान को बचाना था। अहम तरीन मामला है जो कि IS कमेटी में टेकअप हो चुका है। इस पर बदनीयती है या फिर इस मामले को लेकर जो पूरा प्रोसेस है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिडिंग प्रोसेस हो या जो ख़रीदारी का अमल है, इसमें दूसरी कंपनीज़ का पार्टिसिपेट करना हो, या जिस तरह अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि टेलर मेड बिडिंग प्रोसेस है, जिससे लग रहा है जी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, अपेरेंटली पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर प्रोग्राम में साथ मौजूद है। इकराम साहब, गाड़ी की खरीदारी की ज़रूरत पेश क्यों आई है, ये फरमाइएगा पहले। जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही नामुनासिब फैसला था जो वज़ीर आज़म मोहतरम ने जब FBR की ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान पेश किया मौजूदा चेयरमैन ने जी, तो उस वक्त ये वादा किया गया 17वें 18वें ऑफिसर्स, ग्रेड के ऑफिसर्स के साथ कि अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा साथ दें और बजट करने में तो हम आपको गाड़ियाँ दिलवाएंगे। गोया कि ये अजीब सी बात थी कि एक तरफ तो हम फेसलेस जो है वो असेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत पैसा इसके लिए उधार लिया गया है, यानी कि 1 बिलियन के करीब अब FBR ने मुख्तलिफ इस्लाहात की मद में लिया है, और अभी रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके भी कुछ पैसे रहते हैं जो का मकसद ही यही था कि ऐसी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए जिसमें टैक्समैन का और टैक्स पेयर का बिल्कुल भी कोई आमना सामना ना हो, और फेसलेस असेसमेंट्स की जाए और डिजिटाइजेशन से सारी ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया जाए। अब इस जमाने में ये गाड़ियों का फिर दोबारा से जिक्र करना, यानी कि 17वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स ने अगर फील्ड में नहीं जाना, क्योंकि फील्ड में FBR के जाने की वजह ही से तो आपको याद होगा कि पिछला वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम हुआ था और ये कहा गया था कि दरअसल करप्शन की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये असल में जो उनका आपस में मेल जोल है, और पहले इंस्पेक्टर जाया करते थे, अब ये ऑफिसर जाना चाहते हैं 17वें 18वें ग्रेड के। बहुत ही नामुनासिब सी बात लगती है। अब हम जिस सेंचुरी में बैठे हुए हैं, यानी कि जाहिर है कि 21वीं सदी के अंदर इस तरह की बातें करना, और दूसरी तरफ जो IMF वर्ल्ड बैंक के साथ इस्लाहात का जिक्र करना, उसमें टोटली इन चीज़ों का मना होना और एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जाना, यानी बहुत कंट्राडिक्शन है कि अब गाड़ियों की क्या जरूरत है 17वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स को। वो जमाना तो चला गया जब ये सरकार गाड़ियां दिया करती थी ऑफिसर्स को, और फिर जो वफाकी हुकूमत के बजट का हाल है कि सारा कर्जा जो हमने लिया हुआ उसका सूद अदा करने में ही सारा बजट चला जाता है, और हर नया खर्चा जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर्जा लेकर कर रहे हैं और बड़े महंगे सूद पर कर रहे हैं। तो ये किस तरह की अय्याशियों का सामान दोबारा से, और फिर इन गाड़ियों की देखभाल, चोरी चकारी, उसके पार्ट, साल बाद आपको ये गाड़ियां बिल्कुल ऐसे नजर आएंगी जैसे शायद 25 साल की इस्तेमाल हुई है, जैसे हमारे यहाँ पहले तरीकाकार होता था। ये तो जाहिर है कि बहुत ही नामुनासिब बात है कि इस वक्त ऐसी कोई बात करना, और इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको ये करना है तो फिर आपको सारे ही महकमों को तो गाड़ियां देनी पड़ेंगी। ये तो नहीं हो सकता। FBR के पास कौन सी ऐसी फील्ड पोस्टिंग है सवाए कस्टम को, जहाँ कोई रेड, वहां भी जाहिर है फिर बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत होती है इनको तो, क्योंकि वो हमला करते हैं आजकल इनके ऊपर स्मगलर्स जो हैं उनके हौसले। तो ये कौन सी मार्केट्स में जाएंगे ये पॉश गाड़ियों पे बैठकर, होंडा जो 1300 लेने की ख्वाहिश है, तो उसके लिए अगर चले आपको कहीं रेड भी करनी हो तो फिर तो आपको खास किस्म की
गनमैन लेके जाने पड़ते हैं, जो आजकल हालात है मार्केट्स के अंदर। और आपको पता है कि इस तरह की आजकल बहुत मुश्किल है एडवेंचर करना स्टार में 18वें ग्रेड के अफसर के, वो भी 1300 सीसी की होंडा सिटी गाड़ियां लेकर। तो कोई इसका जवाब नहीं बनता है, और ये बिल्कुल खुल के फिर कह देते कि नहीं ये तो हम उनको एक परक्विजिट के तौर पे दे रहे हैं, जहां वो गाड़ियों को पार्टी को एक तो गाड़ी की जरूरत अपनी, जिस पे आपने तफसील में बात की, दूसरा गाड़ी की खरीदारी का जो अमल है उस पर भी कुछ एतराजात उड़ गए ना, कि वो बात उससे भी आगे चली गई, जैसे टेलर मेड कॉन्ट्रैक्चुअल जो उसमें उन्होंने कहा बिडिंग प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट अपेरेंटली, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने एतराजात रेज किए हैं। तो एक तो उसका इस्तेमाल और उसका मुस्तफीद किस तरह होंगी वो अलग टैक्स पेयर पे बोझ, और दूसरा कि वो जो खरीदारी का अमल है उस पर एतराजात बदनीयती के और मुबैना तौर पर मिसकंडक्ट के। जी जाहिर है, अगर आपको गाड़ियां लेनी हो तो फिर तो एक ओपन बिडिंग का प्रोसेस ही गवर्नमेंट में होता है, और भी वेंडर्स हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और फिर खास तौर पे अब ये बहाना करना कि जी 1328 का एक मैन्युफैक्चरर है तो हमने जो समरी के ऊपर लिखा ही 1300 था, किस तरह की बेमानी बातें हैं। यानी कि जाहिर है कि भाई आपको पता था फिर कि आपने बहुत ही इस तरह की समरी पास करवाई कि सिर्फ आप ही का मनमानी का वेंडर उसमें आए और सिर्फ आप उसी को ही फिर दे सके। तो बाकी भी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी शामिल होते, और एक मुनासिब से फिर अगर आपने कोई गाड़ी लेनी भी होती, वैसे तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, लेनी भी होती तो चलिए फिर कम से कम ये तो ना कोई कहता कि मुझे प्रोसेस से बाहर रखा गया है। तो अगर किसी भी एंगल से देखा जाए तो बाहर कैफ आपको पता है पहले भी जो एफबीआर ने चीजें प्रिक्योर की थी उसके ऊपर सीरियस सवालात उठे थे। लेकिन सर ये सब चीजें सुनकर जो है ना, ये जो फिर हुकूमत की कोशिशें हैं, एक तरफ वो टैक्स लॉज इतने हार्श लेकर आ रहे हैं, तो आई वांट योर कमेंट ऑन दैट एज वेल। लेकिन पहले ही बताएं कि जो इतने हार्श टैक्स लॉज ला रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कि वो जो 130% कैश होना चाहिए उनके रिटर्न्स के अंदर, इससे पहले कि वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे तो एफबीआर का डिजिटाइजेशन के अलावा जो किरदार है उनका बढ़ता जा रहा है ऑफिसर्स का। तो एक तरफ ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि कहा कुछ जा रहा है और करा कुछ जा रहा है, अमल कुछ है और नियत कुछ और है, क्या मामला है? जी दोस्त सुनाया आपने, ये जो पावर्स अभी ड्रैकोनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं ये भी इंतहाई नामुनासिब है। तो बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है कि आप किसी का अकाउंट बंद कर दें। आज की दुनिया में जो राइट टू लाइफ में ये सारे डिजिटल चीजें भी आती हैं, अब तो बहुत दुनिया बदल गई है। मगर एफबीआर का माइंडसेट नहीं बदला, बल्कि ख्याल था कि नए चेयरमैन साहब कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएंगे। मगर एक तो उन्होंने डीएमजी से, जो अर्थस्वाइल डीएमजी थी अब उसको पीएस कहते हैं, उसके माइंडसेट से गाड़ियां देने का वहां बड़ा रवाज है आज भी गाड़ियों का। जैसे एसी यूटी भी आते हैं तो उनके पास बड़ी अच्छी बल्कि लैंड क्रूजर्स होती हैं। तो ये एक अजीब सा कॉलोनियल माइंडसेट का कल्चर यहाँ भी आया। आपको स्टैंडिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है सेनेट की, आप इस पे मुतमईन है? जी बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसको रोकने की पूरी कोशिश की, बल्कि इस पे दुनिया भर में क्रिटिसिज्म हुआ, सोशल मीडिया पे मैंने देखा, और इवन बहुत से बाहर के ममालिक ने भी अजीब सा इजहार किया कि ये लोग तो हर वक्त हमसे कभी रोल ओवर के लिए आते हैं, कभी लोन लेने के लिए आते हैं, और खुद इनकी जो हरकतें हैं वो ये कि एक तो बजट पूरे नहीं हो रहे हैं, फिर इससे इकोनॉमी और भी स्लो होगी जिस तरह की ये ड्रैकोनियन पावर चाह रहे हैं। क्योंकि जाहिर है मतलब एक तरफ हम अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए एफबीआर में या डिजिटाइजेशन के लिए मुख्तलिफ लोन्स भी हम ले रहे हैं ना, डोनर वर्ल्ड बैंक से और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और दूसरी तरफ हम उन्हीं अफसरान को गाड़ियां खरीदने के लिए बजट सैंक्शन कर रहे हैं। तो वो एजेंसीज जी बिल्कुल सोचेंगे कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि असल में जो काम करने का था, अब आप देखिए कि ना ताजर दोस्त स्कीम की बात हो रही है, ना डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, यकदम एफबीआर को गाड़ियों का सिलसिला याद आ गया है। और इतनी बड़ी फोर्स है एफबीआर की, आईआरएस की, और वो अपने अभी तक देख लीजिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद बढ़ा नहीं सके। जो बढ़ाई भी है, मैं आप सर्च करूं उसमें से 80% तो नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो क्या फायदा है सिर्फ फजूल में उनसे एक डिक्लेरेशन ले लेने का, जहां बहुत बड़ी टैक्स एवेजन। फिर एक तरफ कहते भी हैं कि वो जो बिलियंस की सेल टैक्स में वो हो रही है चोरी, तो फिर चोरी को पकड़ना तो आपका काम है। अगर आपकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ ले तो आपको वैसे अवार्ड मिल जाएंगे, सारी गाड़ियां रख लें अपनी जाती। तो अगर ये ऑफिसर्स कोशिश करें तो इनको बड़े अच्छे मेरे ख्याल में रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, और अगर ये रिवॉर्ड से गाड़ियां खरीदे तो कौम भी खुश होगी और जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनका भी मुहासबा होगा।
तो उन्हें अच्छी कारकर्दगी से गाड़ियां लेनी चाहिए। अभी आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है अकाउंट बंद करना, लेकिन ओवरऑल जो टैक्स अमेंडमेंट कवानीन, अभी हम एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से बात भी कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, तो क्या आप समझते हैं कि ये फ्रूटफुल होंगी फॉर द इकोनॉमी? नहीं, बहुत खतरनाक है। देखिए उसमें मसला ये है कि अब्यूज ऑफ पावर तो एफबीआर अगर कोई ऑफिसर करे तो उसको रोकने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और उन्होंने कहा है कि उसकी जो होगी सुनवाई भी एफबीआर के लोग ही करेंगे। ये तो अजीब सी बात है कि जिसने मेरे साथ ज्यादती की हो मैं उसी के पास क्या लेने जाऊंगा कोई रिलीफ। तो अगर उस लॉ का आप पूरा जायजा लें तो उसमें बहुत ही, यानी इस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता कि हम किसी से ये कहें कि जी हम आपका अकाउंट इसलिए बंद, तो फिर जैसे आपको पता है कि इस बिल के ऊपर भी सवाल हुए हैं कि फिर सैलरी कहाँ से देगा। चलिए उसने कोई गलती भी की हो तो उसकी सजा आप उसके एम्प्लॉइज को देंगे, उसके बच्चों को देंगे कि उनकी अगले महीने फीस ना अदा हो सके। तो कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई टैक्स लगाने के बाद अगर आपको टैक्स मुनासिब लगाया है, उसे किसी कोर्ट ने भी जो है वो कह दिया कि ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए तो बहुत से तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर इस तरह की ड्रैकोनियन पावर्स, और जो 130% का आपने फरमाया, अगर मैं किसी से लोन लेकर या कोई मुझे तोहफा दे दे तो मैं वो क्यों ना प्रॉपर्टी खरीदूं, और प्रॉपर्टी खरीदने का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट है, वो तो किसी किस्म की उस पर पाबंदी नहीं है जायज रखना। लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या है कि अगर वो जो कह रहे हैं कि काला धन जो है उसको रोकना है हमें रियल एस्टेट में, या काला धन की जो ओवरऑल जो इसकी सप्लाई चेन उसको तोड़ना है, तो और क्या फिर क्या ड्रास्टिक मेजर्स? क्योंकि यहाँ पे लोग खौफजदा ही जब होते हैं जब उनको इस तरह कहा जाए कि अकाउंट बंद हो जाएगा या सिम बंद हो जाएगी या ये हो जाएगा, तो एक माइंडसेट भी तो है ना ये डॉक्टर साहब। अभी देखिए सिम बंद करने का जो फैसला हुआ था कुछ किया भी थी, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट उसका, बल्कि बहुत से बेचारे जो हमारे सीनियर सिटीजन थे उनके बंद कर दिए। ज़ाहिर है वो अब फाइलर तो नहीं होंगे ना, जो बेचारा कोई इनकम नहीं अर्न कर रहा, कोई ना कोई बैंक में पैसे तो कोई भी आजकल रखते ही हैं लोग। तो फिर आप अगर वो बात आप कर रहे हैं तो आप कहें हर पेमेंट क्यूआर कोड से होगी, और जब क्यूआर कोड से कोई पेमेंट करेगा तो फौरी तौर पे उसकी जो है वो आ जाएगी आइडेंटिफिकेशन, और हम देख सकेंगे कि वो इसने इतनी बड़ी मालियत की चीज कैसे खरीदी है। दुनिया में ऐसे ही किया जाता है। अब आप देखिए कि ऐसा तो नहीं होता कि अब आपने देखा कि एक यूके के अंदर उनकी एजेंसी है, वो देखती है कि आपने जो पैसा रखा हुआ है वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस से तो नहीं है, कोई अनटैक्स मनी तो नहीं है। तो ऐसी एजेंसीज होती हैं जो ओवरलुक कर रही होती हैं, गवर्नमेंट्स के लोगों को भी देख रही होती हैं, आम शहरियों को भी देख रही होती हैं कि वो कोई ऐसे सासे तो नहीं बना रहे जिसकी बैग पे कोई ऐसी चीजें हो जिसमें कोई भी किसी किस्म की टैक्स की अवॉइडेंस हो, कोई और क्रिमिनल उसमें प्रोसीड्स हो। तो वो तो फिर एक एजेंसी का काम होता है, आप उससे कारोबार थोड़ी बंद करते हैं। अब देखिए ना, इसकी मैं मिसाल दे रहा था कि किसी आप समझिए कि विरासत से किसी को पैसा है लेकिन वो रिटर्न तो फाइल करने का पाबंद नहीं है, तो वो जो यतीम बच्चों की विरासत का हिस्सा उनको मिले, तो आप वो कोई और उससे बिल्डिंग खरीदना चाहें, कोई और अपने लिए खर्चा करना चाहें, तो आप उनको मजबूर करें कि नहीं तुम हमसे पहले पूछो। तो ये कितना पूछेंगे? दिन की मिलियंस की ट्रांजैक्शंस होती हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो हर दफा आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं, लेकिन उसमें फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, नेट में नहीं है, लेकिन उनके जो यानी बिजली के बिल के कनेक्शंस देखें तो इतना वॉल्यूम है उनका, तो फिर उन बिजनेसेस को अनरजिस्टर्ड को कैसे लेकर आया जाए टैक्स नेट में, अगर उनके अकाउंट्स जो उन्होंने कहा ना कि अकाउंट जो एसोसिएटेड है बंद कर दिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो उसकी तो देखिए हर जगह एक सूल तरीका है कि आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दे सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है तो आप कंपलसरी उनकी कर लीजिए रजिस्ट्रेशन, आपको कोई लॉ मना करता। इस तरह अगर कोई आदमी उसकी आपको पता चलता है कि वो असासे भी हैं, वो इनकम भी कमा रहा है, तो आप उसको रिटर्न के लिए नोटिस दे दीजिए। देखिए जब कानून में ये चीजें मौजूद हैं तो इसको इन्फोर्स करने का भी मुहज़्ज़ब तरीका ही होना चाहिए ना। और अगर वो नहीं करता फिर उसके बावजूद आप उसकी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अगर ये एजेंसी इतनी कामयाब है, इतनी अच्छी है, तो आज तक इन्होंने एक भी टैक्स अवेडर किसने एवेजन की है तो उसको प्रोसिक्यूट किया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? अगर आप पाकिस्तान में 5 बड़े टैक्स चोरों को अगर आप उनकी प्रोसिक्यूशन कर दे तो लोग, लेकिन इसमें जो ड्रैकोनियन पावर्स है इसमें अरेस्ट की पावर्स भी हैं ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल है ना। देखिए तो बहुत नामुनासिब जी, यानी एक एफबीआर का अफसर अब एक 1300 सीसी गाड़ी में आके किसी को अरेस्ट भी कर सकता है। जी बिल्कुल। अब देखिए मैं कह रहा था
देखिए बाहर की दुनिया में ये होता है कि जैसे कोई किसी ने टैक्स एवेजन की, वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाते हैं, बताते हैं कि जी हमारे पास इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस है, कोर्ट फौरी तौर पर इजाजत देती है कि इसके साथ कानून के मुताबिक, वहां भी अथॉरिटीज को खुद करने की इजाजत नहीं होती, उसके ऊपर हमेशा जुडिशियल जो है वो सुपरविजन और ओवरसाइट होती है। तो बाकी दुनिया भी तो अच्छा काम कर रही है, हम भी अगर मुहज़्ज़ब तरीके से चले, अगर ये एजेंसी ठीक काम करना शुरू कर दे, इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस लाए और जाकर उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए जज साहब से इजाजत ले ले, और तो जज साहब क्यों नहीं देंगे? स्पेशल जज आपको पता है कस्टम और इनकम टैक्स मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि चले गाड़ियों वाला मामला अब आपको लगता है रुक जाएगा? ये स्टैंडिंग कमेटी आ गई, अब इस पे बढ़ेगा आगे या ये रुक जाएगा यहीं पे? देखिए मेरे ख्याल में तो नहीं, इनको खुद ही मान लेना चाहिए कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं रुका तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा, और उस जमाने में दो फैक्टर्स बहुत अहम है, जब एफबीआर अपने टारगेट्स भी हासिल करने में नाकाम है। और अभी आपने सुना ना उन्होंने कहा कि 384 अरब का टारगेट है और वो नहीं कर पाए और इनको गाड़ियां दे दें तोहफे में। जी जी बिल्कुल, ये इस वजह से भी क्रिटिसिज्म होगा, और दूसरी वजह आप हमें सबको मालूम भी है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत का सारा बजट कर्जे पे चल रहा है, तो फिर मजीद कर्जा लेकर आप लोगों को इस तरह की चीजें लेकर दे रहे हैं, तो वो भी नामुनासिब है। इससे जो बाहर हमें लोग कर्जा देते हैं वो हम पे किस निगाह से देखेंगे? तो ये तो ऐसा जमाना नहीं है। हाँ, जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे तो वैसे भी मैंने तो एक चीज अच्छा सजेस्ट किया है कि ये सारे ऑफिसर जो हैं अगर ये कोशिश करें तो पाकिस्तान में बहुत मैसिव टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस है, तो उसके केस बनाएं और इनको अच्छे रिवॉर्ड्स मिले, तो ये इससे भी बेहतर गाड़ियां रखें और फिर लोगों को फख्र से बता सके कि हमने ये रिवॉर्ड विन किए थे। और दूसरा जो मामला है अमेंडमेंट वाला है, ये आपको लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी में है, सब कमेटी बन गई है, स्टेक होल्डर्स पे कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, एंटी ह्यूमन राइट्स भी आप कह रहे हैं इसमें बहुत से कवानीन है, तो विल दिस पास थ्रू, विल दिस गो थ्रू स्मूथली? आपको लगता है इसमें भी मुश्किलात आनी है या ये शक्ल में नहीं आएगा सामने? हाँ, बहुत मुश्किलात आएंगी, और अगर किसी वजह से पास करवा भी लिया हुकूमत ने जोर देकर तो इस पे फौरी रिट्स होंगी। और जैसे आप देखते हैं कि अभी भी बहुत से जो पिछले सालों में 7E लगाया उसकी रिकवरी भी मुकम्मल नहीं हो सकी, 4C की नहीं हो सकी, तो एक नई रिट पिटीशंस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा लॉ बनाए जो इंसानी हकूक के खिलाफ हो, बुनियादी हमारे हकूक के खिलाफ हो, उस पर तो कभी भी लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और फिर जब एजेंसी भी ऐसी हो कि जिसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि उसके ऊपर कोई ओवरसाइट भी ना हो, ओवरसाइट का तो हाल हमने गाड़ियों की खरीद में देख लिया है ना, कि ओवरसाइट तो बिल्कुल यहाँ भी नहीं थी। उन्होंने ऐसी समरी बनाई कि उन्हें पता था हमने कौन सी गाड़ी लेनी है, तो कोई और गाड़ी उसमें आ ही ना सके। और इस तरह की एजेंसी का जिसका इस तरह की रेपुटेशन हो, बहुत मुश्किल है कि हम वहाँ इस तरह के कवानीन की उनको इजाजत दे दें। तो आज की मजहब दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते ऐसे ड्रैकोनियन पावर्स, आपको नहीं मिलती हैं। हाँ, अगर आपने लोगों के साथ जिनका वाकई टैक्स चोरी करते हैं उनके साथ आप कानून के मुताबिक करेंगे, किसी 2-4 को प्रोसिक्यूट करेंगे, तो यकीनी तौर पे उसका डेटरेंट इफेक्ट होगा। इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो क्रॉनिक किस्म के टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन करके किसी को कन्विक्ट कराएं, सजा हो तो फिर उस पर सजा पे अमल दरामद हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ये साथ बनस्बत कवानीन बनाने के। लेकिन ये जो IMF है वो उसकी क्या सोच या उसकी क्या इस वक्त कंडीशनैलिटी से मुताबिक होगा अगर ये इस पे आगे नहीं बढ़ते? जी जी बिल्कुल, देखिए वो भी मना कर रहे हैं कि आप अपनी चीजों को डिजिटाइजेशन की तरफ लेकर जाएं। वर्ल्ड बैंक के से ये जो भी रेज रेवेन्यू खत्म भी नहीं हुआ, इस साल के जून तक है, शायद फिर आगे चला जाए, पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। सबके आप TOR देख लें, सबकी आप एवेल्युएशन देख लें। अभी सबसे बड़ा मसला ही उनका यही है कि वो कहते हैं कि ये अंदर बहुत लॉबिंग है, आपस में इनका सेसिस के साथ बहुत मिलना जुलना है, जिसकी वजह से ये टैक्स लॉज इन्फोर्स नहीं हो पाते। तो हम फिर वही हरकतें कर रहे हैं कि जी हम वहां जाएंगे, उनका स्टॉक फिजिकली देखेंगे। आप मुझे बताइए कि जोड़ा बाजार में जाकर आप किसी का फिजिकल रिकॉर्ड देख लो, वहां पड़ा भी नहीं होता, उनके बड़े बड़े कहीं और शो होते हैं जखायर। लेकिन बाहर क्या, ये बिल्कुल एक बहानाबाजी है और सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए एक लेम एक्सक्यूज की दर्जा रखता है ये जो FBR ने बातें की है। सही, लेकिन ये दोनों जो मामलात हैं ये दे विल नॉट स्टैंड लाइक दिस। आपको लगता है ये नहीं ना पास होंगे ना आगे बढ़ेंगे, ये यहीं खत्म हो जाएंगे? जी जी, इससे ज्यादा तवज्जो अगर इन्फोर्समेंट की तरफ दी गई होती, और जो खुद तो 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी थी और बताया था कि सप्लाई चेन में बहुत बड़े इश्यू हैं, अगर वहाँ ज्यादा मेहनत ना करते, 5-10 बड़े केस उठा लेते और उनमें प्रोसिक्यूशन कर देते एक दफा, तो एक फर्मनेस का इजहार हो जाता कि वजीर आज़म मोहतरम
जो फर्मनेस की वजह से जाने भी जाते हैं ऑफिसर से काम, उन्होंने बहुत मीटिंग्स की हैं। हम समझते हैं कि अगर वो 5-7 केस अपने जमाने में ऐसे करते हैं, कुछ सेल टैक्स के 2-3 हाई केसेस ले लें, कुछ इनकम टैक्स के, और उनको फिर प्रोसिक्यूशन तक लेकर जाए, तो फिर उसका डिटरेंस ज्यादा होती है और इम्पैक्ट आता है। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन सवालात एफबीआर की तरफ से जो रिसेंटली गाड़ियों खरीदने का मामला आया, इस पर संगीन किस्म के एतराज़ात सामने आए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की तरफ से सेनेट की, और इसी तरह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ये डिस्कस हुआ जो तजवीज़ आई हैं टैक्स अमेंडमेंट्स के हवाले से कि उसका पाकिस्तान की मईशत पर और इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, खासतौर पर नॉन फाइलर्स पर, और टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए क्या वो मुस्बत साबित होंगी। इस पर डिटेल में गुफ्तगू हुई कि अमेंडमेंट्स क्या है, और फिर साथ में एफबीआर की गाड़ी खरीदने की जरूरत आखिर क्या है, और क्या हम ये अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।